हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनोखे गणित में। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 11 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर का नाम है गति का नियम। आज इसका ये तीसरा लेक्चर है जिसमें कि हम बात करेंगे डिटेल में जड़त्व के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। इसके पहले के 2 वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे आपको आज के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आइए उसको हम देखते हैं। साथ साथ आपकी स्क्रीन पर इसकी जो परिभाषा रहेगी वो भी आती जाएगी, आप देखते जाइएगा। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं जड़त्व। जड़त्व के बारे में हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में भी चर्चा की थी कि यह किसी वस्तु विशेष का गुण होता है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी जो उसमें बल न लगाया जाए। चल रही है तो चलती ही रहेगी, और अगर किसी निश्चित दिशा में चल रही है तो निश्चित दिशा में ही चलती रहेगी। जैसा कि अब इसके प्रकारों के माध्यम से इन तीनों को आप देख सकते हैं। परिभाषा जैसा कि अब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था या अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि अगर वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कोई उस पर कोई बाह्य बल, मतलब कि उसका कोई विरोध ना करे। विरोध कौन करेगा? बाह्य बल। अब जैसे आप कह देंगे सर वस्तु जैसे हम ज़मीन पर लुढ़का दिए तो वो चलती ही कहाँ रहती है, वो तो रुक जाती है। तो देखिए होता क्या है, वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है जो उस वस्तु को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो विरोध का काम कौन कर रहा है? घर्षण बल। ठीक है, तो ये हो गया आपका जड़त्व, जिसको कि हम इंग्लिश में इनर्शिया भी कहते हैं। अब आते हैं हम इसके प्रकारों की बात पे। तो जैसा कि पहला प्रकार है विरामा का जड़त्व। विरामा का जड़त्व मतलब क्या हुआ? पहले विरामा का मतलब समझ लीजिए। विरामा का मतलब ये हुआ कि वस्तु जब आपकी रुकी हुई अवस्था में हो, मतलब कि चल न रही हो। ठीक है, तो उस समय जो जड़त्व कार्य करता है उसको हम कहते हैं विरामा का जड़त्व। परिभाषा अगर इसका देखिए तो क्या होगा? तो किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन न कर सके। ठीक है, मतलब कि अगर कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसकी वह असमर्थता, और समर्थता तभी होगी जब उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो उसकी वही कमी हो गई ना कि भाई उस पर कोई बल नहीं लगा रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वह असमर्थता को ही विरामा का जड़त्व कहते हैं। अब जो एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं 2 नंबर 3 नंबर के, हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है स्क्रीन पे कि बस के अचानक चलने में उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। मतलब कि जैसे बस अगर अचानक चल दी, एकाएक ड्राइवर चला दिया, तो उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति, खड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, वो पीछे की ओर जो है वो गिर जाता है। इसका कारण देखिए क्या होता है। इसका कारण यह है कि बस के अचानक चल देने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है। मतलब कि हम सीट में मान लीजिए अगर बैठे हैं या खड़े ही हैं तो हमारा जो नीचे का पैर है वो बस के संपर्क में रहता है, तो जिससे जब बस आपका चलेगा तो वो तुरंत जो है गति की अवस्था में आ जाएगा। लेकिन उसका ऊपरी भाग विरामा के जड़त्व के कारण विराम में ही रहने का प्रयास करता है। मतलब कि उसका ऊपरी भाग तो भाई बस के संपर्क में रहता नहीं, वो रुका हुआ रहता है, तो रुका हुआ रहने की ही कोशिश करता है। और इसीलिए यात्री का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका आधा शरीर अलग हो जाएगा, है ना, नहीं तो आप तो मर जाओगे। तो भाई जब नीचे का भाग चला, ऊपर का भाग तो रुकने की कोशिश करता है लेकिन रुक नहीं पाता, और इस कारण वो पीछे गिर जाता है खड़ा व्यक्ति। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया पहला प्रकार। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कंबल को तेज़ी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। मतलब कि जब आप किसी कंबल वगैरह को झटकेंगे तो उसमें जो धूल के कण रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है हम इसको देखते हैं। देखिए, कंबल को झटकने से पहले
कंबल तथा धूल के कण विरामावस्था में रहते हैं। मतलब कि जो कंबल के कण होते हैं और जिस कणों से मिलकर आपका धूल बाहर होता है, वो दोनों ही विरामा की अवस्था में रहते हैं। जिससे अब कंबल को झटकने से कंबल गतिमान हो जाता है। भाई हमने कंबल को झटका तो कंबल के जो कण थे वो तो गतिमान हो गए, परंतु विरामा के जड़त्व के कारण धूल के कण वही स्थिर रहते हैं तथा अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं, अतः कंबल साफ हो जाता है। मतलब कि जो धूल के कण होते हैं उसमें कुछ वेट रहता है, और झटका तो हमने केवल कंबल को था तो उसमें तो भाई गति आ गई, लेकिन धूल के कण विरामा के जड़त्व के कारण वहीं रुके रहते हैं और अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं, जिससे कंबल हमारा साफ हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। मतलब कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो उसमें जो फल लगे होते हैं वो टूटकर नीचे की ओर गिर जाते हैं। ये भी विरामा के जड़त्व के कारण ही संभव हो पाता है। देखिए कैसे होता है कि जब पेड़ की किसी शाखा को हिलाया जाता है तो वह गतिमान हो जाता है। ठीक है, पेड़ की शाखा को अगर आपने हिलाया तो वो तो गति की अवस्था में आ जाएगा, जबकि उसमें लटके फल विराम के जड़त्व के कारण वही स्थित रहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमने शाखा को हिलाया तो हमने भाई जिसको बल प्रदान किया वही केवल गति की अवस्था में आएगा, फल को तो किया नहीं, तो फल तो उसी स्थिति में रुका रहता है, जिसके कारण शाखा से अलग हो जाता है और पृथ्वी के आकर्षण बल अर्थात जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, उस कारण फल नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गया। अब चौथा चीज़ देखिए क्या है कि खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाती है, जबकि पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है। मतलब कि जब किसी हम क्या कहते हैं शीशे में बंदूक की गोली मारते हैं तो वहाँ पर वो छेद बन के निकल जाता है, लेकिन जब वहाँ हम पत्थर से मारते हैं तो पत्थर से पूरा शीशा टूट जाता है। इसका कारण क्या हुआ? तो देखिए इसमें एक मेन कारण तो ये है कि बंदूक तेज़ गति से जाती है और पत्थर उससे धीमी गति से। अब इसका जो अगर आप ये तीनों कॉन्सेप्ट का एग्जांपल समझ गए होंगे तो इसको अपने से भी समझ सके लिख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं इसको अगले वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूँगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक विरामा का जड़त्व, जिसमें हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताए 4 हैं, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन हमने 3 को ही किया है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार जो आता है वो है गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व विरामा के जड़त्व का बिल्कुल ही विपरीत है। उसमें क्या था, वस्तु रुकी हुई थी, तो इसमें आपकी वस्तु क्या रहेगी, चलती हुई रहेगी। परिभाषा देखें तो किसी एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह वस्तु स्वयं अपने वेग में परिवर्तन ना कर सके, उसे वस्तु का गति का जड़त्व कहते हैं। मतलब कि वो वस्तु जिस वेग से चल रही है उसमें परिवर्तन न कर सके। तो परिवर्तन वो कब करेगा, जब या तो उसको कोई पीछे से ठेल के गति बढ़ा दे या आगे से रोक के उसकी गति को कम कर दे। और जब ये दोनों ही चीज़ नहीं होंगे तो वो उसकी असमर्थता ही रहेगी, जिस कारण वो वस्तु अपने गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो इसके भी देखिए एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो जैसे देखिए विरामा के जड़त्व का अपोजिट हो गया गति का जड़त्व, तो उसके एग्जाम्पल का यहाँ विपरीत ही होगा। वहाँ गाड़ी के शुरू होने पर ऊपर का भाग से व्यक्ति पीछे गिर जाता था, यहाँ पर गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है ना। तो देखिए इसका कारण क्या हुआ कि चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री के शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में होने के कारण तुरंत रुक जाता है। भाई अगर व्यक्ति चाहे बैठा हो या खड़ा हो तो उसका नीचे का भाग तो गाड़ी के संपर्क में ही रहेगा, जिससे होगा क्या कि व्यक्ति का नीचे का हिस्सा तुरंत रुक जाएगा। लेकिन उसका ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गति में बने रहने का प्रयास करेगा, जिससे वो आगे की ओर मतलब कि मुँह के बल गिर जाता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। मतलब जैसे बस वगैरह हो गया या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जैसे टेम्पू वगैरह चलता है, उसमें अगर आप चलती गाड़ी से अचानक कोई रुकता है और उसका अगर मतलब वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता तो वो भी गिर जाता है। इसका कारण क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। इसका कारण ये है
कि चलती गाड़ी में यात्री के प्रत्येक भाग का वेग गाड़ी के वेग के बराबर होता है। मतलब चलती गाड़ी में अगर आप हो तो गाड़ी जिस वेग से जा रहा है आपका बॉडी भी उसी वेग से गतिमान रहता है। लेकिन जब यात्री चलती गाड़ी से अचानक नीचे उतरता है तो उसकी पैर तो ज़मीन के संपर्क में आते ही विरामा की अवस्था में आ जाते हैं। मतलब पैर जहाँ ज़मीन पर रखा है वो तुरंत रुक जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से चलता रहता है और यात्री गाड़ी के चलने की दिशा में गिर जाता है। मतलब भाई पैर तो रुक गया, वैसे हम आगे जा रहे हैं अचानक रुक गए तो पैर तो रुक गया, लेकिन आगे तुरंत गिर जाएंगे। गिरने से बचने के लिए यात्री को थोड़ी दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए। यही कारण होता है कि जब कोई उतरता है तो कुछ देर पैर को तुरंत ज़मीन पर नहीं रोकता, कुछ देर दौड़ता है जिससे कि उसका मेंटेनेंस मतलब कि बैलेंस बन जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर उछाली गई गेंद उछाले वाले के गेंद में हाथ में ही लौट आता है। मतलब जैसे कोई रेलगाड़ी चल रही है और उस समय अगर हम किसी गेंद को उछालते हैं तो उछालने के बाद भाई गाड़ी तो चल रही है तो गेंद को आगे गिरना चाहिए, लेकिन वो उसी के हाथ पर ही गिरता है। इसका कारण क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, यदि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में बैठा यात्री ऊपर की ओर गेंद उछाले तथा अपना हाथ वहीं रखे तो गेंद उसके हाथ में ही लौट आती है। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री व गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान होते हैं। क्षैतिज वेग मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें दोनों चल रहे हैं, भाई गेंद भी उसी चाल से एक दिशा में चल रहा है और आप भी चल रहे हो, गाड़ी के कारण चल रहे हो, तो अतः गेंद उछालने के बाद भी क्षैतिज वेग समान होने के कारण सदैव यात्री के हाथ के ऊपर ही रहती है तथा गिरने पर उसके हाथ में आ जाती है। ठीक है, मतलब हमने ऊपर उछाला लेकिन क्षैतिज वेग तो समान था, तो मान लीजिए जैसे गेंद उछाला तो ये एक समान से गया और फिर वही हाथ में गिर जाता है। वही चीज़ अगर आप करेंगे, मतलब गेट से अगर बाहर अगर गेंद उछालेंगे तो गेंद आपका बाहर कहीं और गिर जाएगा और हाथ आपका वहीं रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने हाथ बाहर निकाला और जहाँ ऊपर आप उसको उछालें तो वो हवा के संपर्क में आ जाएगा गेंद, और हवा के संपर्क में गेंद आने पर उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा। और आप गाड़ी के संपर्क में है ना, और आपका पैर गाड़ी से संपर्क में है तो वो तो गति के जड़त्व के कारण एक समान वेग से चल रहा है, लेकिन आपका ऊपरी भाग जो कि विरामक की स्थिति में रहना चाहता है तो हवा से थोड़ा आगे पीछे तो होगा लेकिन आपके पैर को छोड़ेगा तो नहीं ना, मैंने वही बताया। इस कारण बाहर अलग हो जाता है और अंदर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया गति के जड़त्व का एग्जाम्पल। अब जो इसका अगला प्रकार है जो है दिशा का जड़त्व, ये भी समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। तो जिस तरीके से विरामक का जड़त्व था और गति का जड़त्व है उसी तरीके से दिशा का भी जड़त्व है। मतलब किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह किसी निश्चित दिशा में गमन करते हुए स्वतः ही अपने गति की दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि जैसे विरामक की अवस्था में विराम की अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकता था, गति की अवस्था में गति में परिवर्तित नहीं कर सकता था, और इस कंडीशन में दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकता, उसकी उसी असमर्थता को ही दिशा का जड़त्व कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे अगर आप चलती गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी अगर अचानक राइट अगर टर्न करती है तो आप लेफ़्ट की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। देखिए, जब कोई बस दाहिनी ओर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा तो गाड़ी के संपर्क में होता है जिससे गाड़ी के घूमने के साथ ही घूम जाता है, पर ऊपरी हिस्सा जो हवा में था वह अब भी एक सरल रेखा के अनुदिश ही गति करना चाहता था। परिणाम स्वरूप वह बाईं ओर झुक जाता है। मतलब कि जैसे हमारा नीचे का हिस्सा भाई बस के संपर्क में है तो वो उसी के चाल से गति की दिशा में चल रहा है, लेकिन दिशा मुड़ा तो वो पैर तो मुड़ गया लेकिन ऊपर का भाग तो नहीं मुड़ा क्योंकि वो हवा के संपर्क में था। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों हमने जड़त्व के प्रकार को देख लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको तीनों टाइप समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी वीडियो में अगर आपको कुछ अगर समस्या आ रही है तो प्लीज़ उसको बताइएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं। वीडियो के पीछे का मेहनत आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को और सपोर्ट करिए, यही हम आपसे आशा करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।